तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एरोमेटिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं आगाज खरवार एक बार फिर से आ गया हूँ फिजिक्स का नया लेक्चर लेके। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक नए चैप्टर की, और उस चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। नाम नाम में क्या रखा है? बहुत कुछ रखा है। नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को यूजुअली कंपटीशन में हम लोग अलग से नहीं पढ़ते हैं। एक्चुअली में इस चैप्टर को पूरा दोनों दो चैप्टर मिला के पढ़ते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और प्लस में कर देते हैं मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। और ये दोनों के दोनों जो चैप्टर्स हैं, ये दोनों चैप्टर्स अपने को मिला के बोले जाते हैं काइनेमैटिक्स। ठीक है, तो यानी कि काइनेमैटिक्स वर्ड का मतलब ही होता है मोशन। ठीक है, या फिर बोल लो कि स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट स्टडिंग द कॉज, विदाउट स्टडिंग द कॉज। यानी कि इस चैप्टर में हम जब भी बात करेंगे तो हम मोशन के बारे में बात करेंगे, मोशन की स्टडी तो करेंगे, पर उसका जो कॉज है, जो कारण है, उसके बारे में हम बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में यही सब बातें हैं। अब हम कैसे पढ़ेंगे इस चैप्टर को, मैं एक आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले हम इन दोनों चैप्टर्स को एक साथ पढ़ेंगे, किसी को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, दोनों चैप्टर्स को एक साथ पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक्स की। किसकी बात करेंगे? बेसिक्स की। वो बेसिक्स क्या है उसको बात बता देते हैं। सबसे पहले हमको समझ में आना चाहिए कि ये मोशन किस चिड़िया का नाम है, ये मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यानी कि मोशन के बारे में, कि मोशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम मोशन को अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप्स को जानेंगे। जैसे कि एक टाइप ये है स्ट्रेट लाइन में, दूसरा मोशन ये है प्लेन में, तीसरा मोशन होता है मोशन इन स्पेस या 3D में। ठीक है, 3D में मोशन, या इसको थ्री डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। तो जब हम इसकी बात करेंगे, हालाँकि इसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन हम इन तीनों के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक्स जानेंगे। फिर जब हम जान जाएँगे, तो फिर हम कुछ क्वेश्चन्स करेंगे जो पर्टिकुलरली इस पे बेस्ड होंगे। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे जो पर्टिकुलरली इस पे बेस्ड होंगे, और फिर उसके बाद हम अपनी स्टडी को आगे धीरे-धीरे बढ़ाते जाएँगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक्स को। मैंने बोला कि बेसिक्स में सबसे पहले हम जानेंगे एक वर्ड के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मोशन। समझ में आया? किसकी बात कर रहे हैं? मोशन की। अब जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो वर्ड आता है, जो इमेज आती है, वो आती है मूविंग बॉडी। मोशन का मतलब मूविंग से होता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हमको फिर से थोड़ी डिटेल में समझना पड़ेगा कि एक वर्ड है रेस्ट और एक वर्ड है मोशन। इसको हमको फिर से समझना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं एक वर्ड की जिसको बोलते हैं हम रेस्ट, और दूसरे की बात करें जिसको बोलते हैं मोशन, अगर दोनों को अच्छे से समझा जाए तो रेस्ट का मतलब होता है, यहाँ पर रेस्ट और मोशन को डिफाइन किया जाता है बेसिकली पोजीशन से। किससे डिफाइन किया जाता है पोजीशन से। ठीक है, यानी कि अगर हमको पोजीशन के बारे में जानकारी हो तो हम रेस्ट या मोशन के बारे में बता सकते हैं। तो अगर पोजीशन के बारे में किसी को कुछ ना पता हो तो मोशन हो या रेस्ट हो, इसको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं। तो हमको बात करनी होगी सबसे पहले पोजीशन के बारे में, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में। अब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं अपने आप को एक ऑब्जेक्ट समझ लूं कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। हाँ, ये ध्यान रखना कि जब तक हम काइनेमैटिक्स के बारे में बात करेंगे तो हम लिविंग बॉडीज के बारे में बात नहीं करेंगे। हम जब भी डील करेंगे तो हम ऐसा मान के रखेंगे कि जो बॉडी है वो डेड है। तो मुझे डेड बॉडी मान, ये तो पहले से ही हमको मरा मानते हैं, मर जा बुड्ढा। लेकिन गुस्से को कंट्रोल करो, कंट्रोल। मैं पढ़ाने आया हूँ तुम लोगों को, सिलेबस खत्म कर दूँ, खलास कर देना। ठीक? मोशन के बारे में जब भी हम पोजीशन की बात करेंगे, सपोज करो मैं एक बॉडी हूँ और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, कैसे बताओगे? तुम बोल दोगे क्या धरती पे खड़े हैं?
मैं ज़मीन पे या धरती पे खड़ा हूँ, तो धरती पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें कोई मुझ तक ही कैसे पहुँचेगा, इसकी क्या गारंटी? समझ में आया? तो हम एक कॉमन रेफ़रेंस में तो नहीं बात कर सकते, तो थोड़ा और स्पेसिफ़िक होना पड़ेगा। तो और स्पेसिफ़िक कैसे हो सकते हैं? जैसे कोई बोल दिया कि और स्पेसिफ़िक ऐसे हो सकते हैं कि आप स्टूडियो में खड़े हैं, ठीक है? पर स्टूडियो में मैं अकेला हूँ क्या? स्टूडियो में कैमरा है, सामने कंप्यूटर पड़ा हुआ है, पीछे ये डिजिटल बोर्ड पड़ा हुआ है, लाइट पड़ी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं स्टूडियो में मैं अकेला कैसे हूँ और कोई मुझ तक ही क्यों पहुँचेगा? एक पर्टिकुलरली अच्छा पर्टिकुलर इसकी पोज़ीशन को डिफ़ाइन करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ पर एक रूम का कॉर्नर है, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। इस कॉर्नर से थोड़ा-सा आगे इधर आना, लेट्स सपोज़ कि ये 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर आगे आना, फिर उसके बाद लगभग 30 सेंटीमीटर इधर आना। 50 सेंटीमीटर इधर आके 30 सेंटीमीटर आगे चले आना, वहाँ पर मैं मिल जाऊँगा। तो हो सकता है वो मेरे यहाँ पहुँच जाए। या फिर मैं उस कॉर्नर से बात कर लूँ, उस कॉर्नर से बात कर लूँ, इस कॉर्नर से बात कर लूँ या आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, अगर अपनी पोज़ीशन को डिफ़ाइन करना हो किसी कॉर्नर से, किसी वॉल से, किसी एक स्पेसिफ़िक पॉइंट से डिफ़ाइन करना चाहेंगे, बहुत आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो स्पेसिफ़िक पॉइंट अपने पास नहीं है, तब तक पोज़ीशन को डिफ़ाइन करना पॉसिबल नहीं। समझ में आया? तो अगर हमको पोजीशन डिफाइन करनी हो, तो पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। इसको डिफाइन करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा? एक रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसको यूज करके हम किसी भी बॉडी की पोजीशन को बता पाते हैं, सकते हैं और बताने में सक्षम होते हैं। इस रेफरेंस पॉइंट को हम फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि ओरिजिन वर्ड का मतलब वो होता है कि जहां से मोशन स्टार्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोशन कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम बॉडीज की पोजीशन को बताते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा कि मान लो मैंने एक एक्सिस ये बनाई, एक एक्सिस मैंने ये बनाई और एक्सिस मैंने ये बनाई, ठीक है? और मैंने इस एक्सिस पे किसी बॉडी का मोशन दर्शाया कि वो बॉडी ऐसे चली, ठीक है? ये बॉडी के मोशन को दिखा रहा है। ये कौन-सी एक्सिस है? ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो जहाँ पर दोनों कट करें, उसी को तो हम ओरिजिन बोलते हैं। तो ये इसका ओरिजिन हो गया। मुझे बताओ मोशन स्टार्ट ओरिजिन से हुआ था क्या? नहीं। यहाँ पे मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? ओरिजिन से हुआ है? नहीं। ऐसे बहुत सारे तमाम तरह के मोशन हो सकते हैं, तमाम तरह के मोशन हो सकते हैं, जो ओरिजिन से स्टार्ट ना हुए हों। हो सकता है कोई मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ओरिजिन वो पॉइंट नहीं है जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है। तो ओरिजिन कौन-सा पॉइंट है? ओरिजिन वो पॉइंट है जहाँ से हम डिफाइन करते हैं, इसको जब लिखेंगे तो 0, y के फॉर्म में लिखेंगे। समझ में आया? किसी पॉइंट को लिखेंगे तो इसको x, y के फॉर्म में लिखेंगे। इसमें जो x मेज़र किया गया है, वो O से लेके x की डिस्टेंस है और जो y है, वो O से लेके y तक के बीच की डिस्टेंस। तो x, y जो डिफाइन किया गया है, वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किया गया है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, मैंने लिखा है मैंने लिखा है कि पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? एक रेफरेंस पॉइंट। जो रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। समझ में आया? तो ओरिजिन के बारे में जब डेफिनेशन पूछी जाएगी, ओरिजिन की जब डेफिनेशन पूछी जाएगी तो लिखोगे ओरिजिन इज अ रेफरेंस पॉइंट रेफरेंस पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ विच on the basis of which we can define the position of position of any object। समझ में आया? तो ओरिजिन वो पॉइंट होता है जिसको यूज करके हम किसी भी बॉडी का पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? आई होप कि नहीं होगी।
अब आगे बढ़ते हैं। हमने जब ओरिजिन को डिफाइन कर लिया, तो अब हमारी बात वापस से आती है कि ओरिजिन के बाद अब हमको समझना है रेस्ट और मोशन वापस से क्या होता है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब हम किसी भी बॉडी की लोकेशन को बताते हैं, हम उसी को बोलते हैं पोजीशन। अब ये जो मैंने ओरिजिन बोला, ये ओरिजिन कुछ भी हो सकता है और जो बॉडी की पोजीशन है वो भी कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं बोल दूं कि कोई पेड़ है, उस पेड़ से 100 मीटर दूर ये पार्टिकल है। कोई मान लेते हैं कि कोई चौराहा है, उस चौराहे से दूर ये पार्टिकल है। कुछ भी बोल सकते हैं। तो जब हम इस तरह की सारी बातें करते हैं, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स एज अ ओरिजिन ही होते हैं, क्योंकि हम उस पॉइंट को यूज करके किसी भी चीज की लोकेशन को डिफाइन कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये ओरिजिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब ओरिजिन के साथ-साथ हमको डिफाइन करना पड़ता है एक रेफरेंस फ्रेम। ये क्या होता है? सुना-सुना लग रहा है। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? अब ये रेफरेंस फ्रेम वो फ्रेम होता है जहां से हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को ऑब्जर्व करते हैं। मास्टर ये क्या बात कर रहे हो? हाँ, सुनो जरा मेरी बात। अगर मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ऐसे चुपचाप, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ और कोई यहाँ पे मेरे जस्ट सामने बैठ के वो भी मुझे देख रहा है। तो मेरी पोजीशन बदल रही है क्या? बताओ, जल्दी बताओ, बदल जाएगी? बदल रही है क्या? नहीं। अब बदल गई, अब बदल गई। समझ में आया? तो अगर मैं यहीं पे ऐसे खड़ा रहूँ तो मेरी पोजीशन नहीं बदल रही है, पर ऐसे-ऐसे जा रहा हूँ तो मेरी पोजीशन बदल रही है। लेकिन सपोज़ करो मैं यहीं पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर एक बहुत बड़ी-सी खिड़की लगी हुई हो और रोड पे कोई जाता हुआ आदमी मुझे देखे, मैं ऐसे ही हूँ, जा रहा है, देखो इमेजिन करना, वो जा रहा है और मैं ऐसे खड़ा हूँ। तो वो ऐसे आगे जा रहा होगा तो कैसे देखेगा मुझे? ऐसे, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे देखता हुआ जाएगा। क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है, तो मैं तो रेस्ट पे ही हूँ ना, मैं तो वहीं पे हूँ। तो वो आगे बढ़ रहा है, वो जब मुझे देखेगा, तो मेरी पोज़ीशन उसको पीछे जाते हुए दिखेगी। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं तो रुका ही हुआ हूँ, पर एक आदमी जो यहाँ सामने बैठा था, वो बोला कि मैं रेस्ट पे हूँ और जो सा आदमी ऐसे आगे जा रहा था, उसको क्या दिखेगा कि मैं पीछे जाता हुआ दिख रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? बोला करो कभी-कभी, अच्छा ओह सॉरी, मुझे लगा बच्चे, तुम लोग तो अच्छे हो। ठीक है? तो आगे जा रहा है कोई तो वो मुझे कैसा दिखेगा? पीछे जाते हुए। मुझे मतलब वो मुझे देखेगा पीछे जाता हुआ, मैं देखूँगा। यानी कि किसी के लिए मैं रेस्ट पे हूँ और किसी के लिए मैं मोशन में हूँ। किसके लिए रेस्ट पे हूँ, किसके लिए मोशन में हूँ, ये इस बात पे डिपेंड करना करता है कि देखने वाला कहाँ से देख रहा है। यानी कि अगर तुमको कोई जज कर रहा हो ना कि तुम ऐसे हो, तो पहले तुम उसको देखना है कि वो देखने वाला या बताने वाला तुम्हें कहाँ से देख रहा है। समझ में आया? हर एक की बात पे अपने आप को जज नहीं करते हैं। लोग अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार तुमको कुछ भी बोल सकते हैं। किसी के लिए तुम अच्छे हो सकते हो, किसी के लिए तुम बुरे हो सकते हो। ये डिपेंड करता है उसके रेफरेंस फ्रेम पे। तो लोगों की बातों को ऐसे ही इग्नोर किया करो। खैर, आगे आते हैं। हाँ, ये मास्टर की बात इग्नोर कर देंगे। मैं बोलूँगा तुम लोग पढ़ते नहीं हो, मास्टर तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम गड़बड़ है। अच्छे रेफरेंस फ्रेम से देखो, हम लोग बहुत पढ़ते हैं। फेसबुक पे पोस्ट पढ़ते हैं, कैप्शन पढ़ते हैं और तुम बोल रहे हो पढ़ते नहीं। देखो, वो सब नहीं पढ़ना होता है। रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट नहीं, रेफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं? ओरिजिन को। रेफरेंस फ्रेम किसको बोलते हैं? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रेफरेंस फ्रेम वो जगह होती है जहां से मोशन ऑब्जर्व किया जा रहा है। अच्छा, एक एग्जांपल और देते हैं। मैं यहाँ पे खड़ा था, कोई यहाँ पे था, उसने बोला कि मैं रेस्ट पे हूँ। पर एक्चुअली में मैं रेस्ट पे हूँ कि नहीं हूँ, ये कैसे पता चलेगा? ये वैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पे तो रेस्ट में दिख रहा हूँ, लेकिन अगर कोई अर्थ के बाहर जाके देखे, तो जैसे-जैसे अर्थ घूम रही है वैसे-वैसे मैं भी घूमता हुआ दिखूँगा ना, तो फिर वो बोलेगा कि नहीं ये मोशन में है, ठीक है? फिर वो जो आदमी है, हो सकता है वो रेस्ट पे हो, लेकिन अगर कोई इस गैलेक्सी से बाहर जाके देखेगा, तो पूरी गैलेक्सी हमको चलती हुई दिखेगी। तो फिर वो बोलेगा कि नहीं, ये हो सकता है कि उस गैलेक्सी में रेस्ट पे दिख रहा हो, पर उस गैलेक्सी के बाहर जाएँगे तो ये मोशन में दिखेगा। और जो गैलेक्सी के बाहर से देख रहा है, वो सोच रहा है कि हाँ, हाँ, मैं रेस्ट पे हूँ और कोई यूनिवर्स के बाहर देख रहा हो और यूनिवर्स ऐसे लगातार एक्सपेंड करो, वो भी फैले जा रहा हो, तो उसको लगेगा कि अरे यार, ये भी तो चल रहा है। तो अगर मैं पूछूँ अभी कि मैं रेस्ट में हूँ कि नहीं हूँ, तो ये पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है कि देखने वाला कहाँ से देख रहा है। अब ध्यान समझना, जब भी हम रेस्ट या मोशन डिफाइन करेंगे तो 2 तरह की बातें होंगी, एक होगी एब्सोल्यूट और एक होगी रिलेटिव।
एब्सोल्यूट वो होती है जो वास्तविकता में है। अब मैं बात करूं तो एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। मैं ऐसे रुका हुआ हूं, मैं अगर ऐसे रुका हुआ हूं तो सामने वाले को देखने से लग सकता है कि मैं रुका हुआ हूं, पर अर्थ के मोशन के साथ मैं चल तो रहा ही हूं। तो मैं कैसे रुका हुआ हो सकता हूँ? मैं कभी भी रुका हुआ नहीं हो सकता। तो एब्सोल्यूट रेस्ट इज अ मिसकॉन्सेप्शन। एब्सोल्यूट रेस्ट की तरह कोई चीज नहीं होती है। सारी की सारी बॉडी मोर और लेस मोशन में ही होती है, पर हम एब्सोल्यूट मोशन को भी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हम एब्सोल्यूट मोशन को डिफाइन करने के लिए हमको ऐसे फ्रेम में जाना पड़ेगा जो कहीं नहीं चल रहा है, मतलब किसी भी के रेस्पेक्ट में नहीं चल रहा। ऐसा फ्रेम पे हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। पता नहीं, इस जीवन में तो नहीं पहुंच सकते, जीवन के बाद शायद पहुंच जाए। ठीक है, तो जो भी हो रहा है, तो हमको दो तरह की बातें डिफाइन करनी पड़ती हैं, एक एब्सोल्यूट रेस्ट और एक रिलेटिव रेस्ट। फिर मोशन के लिए भी एक एब्सोल्यूट मोशन और दूसरा रिलेटिव मोशन। हालांकि उसके बारे में बात करेंगे, पर मैं सबसे पहले चाहता हूं कि हम लोग डिस्कस करें रेफरेंस फ्रेम पे। किस पे? रेफरेंस फ्रेम पे। ठीक है भाई, अब ये रेफरेंस फ्रेम किस चिड़िया का नाम है? रेफरेंस फ्रेम के बारे में मैंने बता दिया कि इट इज इट इज द फ्रेम और प्लेस फ्रॉम वेयर द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वो जगह है जहां से ऑब्जर्वर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे मैं जब घर से निकल रहा था, तो पड़ोस में कोई है जो मुझे देख रहा था, तो वो जो उसका घर है ना, वो उसका घर भी एक रेफरेंस फ्रेम हुआ। ठीक है, हालांकि एक नहीं थे, दो तीन थे। एक किसी और घर से देख रहा था, तो वो भी उसका रेफरेंस फ्रेम हो गया, तीसरा भी रेफरेंस फ्रेम हो गया। अब तीनों के रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग मेरा मोशन तीन अलग अलग तरीकों से डिफाइन हो सकता है। समझ में आया? कैसे डिफाइन हो सकता है कि एक का घर जस्ट मेरे बगल में है, तो वो ऐसे देख रही छत पे, मतलब आई एम सॉरी, देख रहा, मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे देख रही, तो वो ऐसे छत पे देखी, वो मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो वो बताएगी ऐसे। समझ में आया? लेकिन एक का घर मेरे घर से थोड़ा आगे है, तो वो ऐसे छत पे चढ़ी, तो उसको तो पहले मैं पीछे देख रहा हूँ, फिर पीछे से वो धीरे-धीरे ऐसे गई। समझ में आया? हो गया दूसरा। पर जो तीसरी है, उसका घर ऐसे मेरे गली से ऐसे मोड़ है, तो जहाँ पे मोड़ है, वहीं पे उसका घर है। तो वो ऐसे देख रही है, हाँ, आ रहा है, आ रहा है। समझ में आया? तो अब ये 3 है, 3 के मोशन को देखोगे तो तीनों का रेफरेंस फ्रेम अलग है, और तीनों के रेफरेंस फ्रेम से अगर मैं बात करूँ तो मेरा मोशन भी अलग-अलग तरह का है। तो अगर समझो कि अगर मैं मेरे मोशन की स्टडी करनी हो और मैं ऐसे-ऐसे अलग-अलग फ्रेम के हिसाब से स्टडी करने निकलूँ, तो क्या वो मोशन पढ़ना बहुत टफ नहीं हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एक को समझाऊँ तो वो कुछ और समझेगा, दूसरे को समझाऊँ वो कुछ और समझेगा, तीसरे को समझाऊँ वो कुछ और समझेगा। क्योंकि तीसरे के लिए मैं सीधे आ रहा था, पहले के लिए मैं ऐसे आगे से ऐसे जा रहा था, ती ती दूसरे के लिए मैं पीछे से कहीं ऐसे जा रहा था। समझ में आया कि नहीं है? तो 3 अलग-अलग तरह के जो मोशन है, वो 3 अलग-अलग रेफरेंस फ्रेम के होने की वजह से बदल जाते हैं। तो अब हमारे पास हम क्या ऑप्शन बचता है? हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो ये है कि हम किसी ऐसे रेफरेंस फ्रेम को लाएँ, किसी ऐसे रेफरेंस फ्रेम को इंट्रोड्यूस करें जो सबके लिए कॉमन हो, जिसके बारे में जब बात करें उसके बेसिस पे जब हम समझाएँ, तो कोई भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो उस बात को समझ जाना चाहिए। तो हमने एक कॉमन रेफरेंस फ्रेम को इंट्रोड्यूस किया, एक कॉमन रेफरेंस फ्रेम को इंट्रोड्यूस किया, और उस कॉमन रेफरेंस फ्रेम को बोलते हैं कॉमन रेफरेंस फ्रेम। उस कॉमन रेफरेंस फ्रेम का जो नाम है, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स किस चिड़िया का नाम है भैया? मैं बस नाम लिख रहा हूँ, लेकिन ये आप लोग पता है, आप लोगों को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स, वाई, जेड एक्सिस। समझ में आया?
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स, वाई और जेड एक्सिस। अब ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को हम कॉमनली स्टडी करते हैं ताकि हम किसी भी एक पार्टिकल के मोशन को किसी को भी आसानी से समझा सके। ठीक है? तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, ये हमारे लिए एक सुविधा का काम करते हैं जिसके बेसिस पे हम किसी को भी अपना मोशन समझाना हो तो हम उसके बेसिस पे समझा सकते हैं। लेकिन इसमें समस्या ये है कि जब हम कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे बात करते हैं, तो हमको ये नहीं पता चलता है कि कौन सा रेफरेंस पॉइंट लें, जिस रेफरेंस पॉइंट से हम पोजीशन को बता सकें। हमारे पास वो रेफरेंस पॉइंट नहीं बचता है। तो रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन हम कैसे लेते हैं? जहां पर ये तीनों की तीनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो एक ही पॉइंट हो सकता है। ये तीनों की तीनों एक्सिस जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, हम उसी को बोल देते हैं कि वो हमारा ओरिजिन है। समझ में आया? तो जैसे जैसे एक ये एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है? दूसरा ये सीधी नहीं बनी। एक एक्सिस ये मान लेते हैं, एक एक्सिस ये मान लेते हैं, ठीक है? और जो तीसरा एक्सिस है, उसको ये मान लेते हैं, ठीक है? तो ये जो 3 एक्सिस है, ये 3 की 3 एक्सिस को हम रेफरेंस फ्रेम की तरह ट्रीट करते हैं। ये हो गई y, ये हो गई x और ये हो गई z। ठीक है? तो एक्स वाई जेड। अच्छा, ये जो एक्स वाई जेड है, ये कहीं पर पर्टिकुलरली बनी बनाई नहीं मिलती है। ये हम अपने मोशन को की स्टडी को आसान करने के लिए कहीं पे बना सकते हैं। यानी कि किसी भी मोशन के लिए एक्स वाई जेड एक्सिस एज अ सुविधा के लिए बनाई गई है। यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस टाइप ऑफ मोशन को डिफाइन नहीं करती है। एक्स वाई जेड एक्सिस से हम केवल और केवल पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। वो पोजीशन कैसे बदल रही है, ये देख के हम टाइप ऑफ मोशन डिसाइड करेंगे। मेरी बात नहीं समझे। जैसे कि मैं 3 इक्वेशन लिखता हूँ आपके सामने। एक इक्वेशन है मोशन ऑफ द पार्टिकल की, एक इक्वेशन है इसको लिखते हैं 3x, दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y और तीसरी इक्वेशन है 3x + 2y - 4z। 3 इक्वेशन है। मैं पूछता हूँ कि इन 3 इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन मोशन की है या 1D मोशन की है? कौन सा इक्वेशन है जो 1D मोशन है, कौन सा इक्वेशन है जो 2D मोशन है और कौन सा इक्वेशन है जो 3D मोशन? ऑब्वियसली आप लोगों के हिसाब से या फिर मेरे हिसाब से ये 1D होना चाहिए, ये 2D है और ये 3D है। कोई दिक्कत? ये एक्स और वाई वाली 2D, एक्स वाली केवल 1D और एक्स वाई जेड तीनों वाली क्या है? 3D। ठीक है? ऐसा है? कोई दिक्कत है क्या? है, दिक्कत है। एक्स वाई जेड एक्सिस को ध्यान में रख के तुम 1D 2D 3D डिसाइड ना करो। एक्स वाई जेड एक्सिस केवल और केवल पोजीशन बताने के लिए है। रेफरेंस फ्रेम रेफरेंस फ्रेम हमको टाइप ऑफ मोशन नहीं बताता है। ये केवल और केवल हमको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताता है। क्या बताता है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर बात करें तो ये x और 3x + 2y ध्यान से देखो तो इसके पावर भी 1 है, इसके पावर भी 1 है, इसके पावर भी 1 है। ये सारी की सारी जो इक्वेशन है, ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आपने थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हो तो ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? तो ये तीनों के तीनों जो इक्वेशन है, ये तीनों के तीनों इक्वेशन स्ट्रेट लाइन मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन की। इसीलिए मैं बोल रहा था कि रेफरेंस पॉइंट केवल और केवल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को बताता है, वो टाइप ऑफ मोशन को डिफाइन नहीं करता है। ठीक है? और ये तीनों की तीनों एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, उनको हम रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन या ओ बोलते हैं। तो ये तीनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करती है, वो ओ होता है। समझ में आया? वो ओ होता है और ये ओ क्या है? ओरिजिन। ठीक? समझ में आया? तो यहाँ से हमको कुछ बातें क्लियर हुई। सबसे पहले कि हम एक्स वाई जेड एक्सिस को कैसे यूज करते हैं? एज अ कॉमन रेफरेंस फ्रेम यूज करते हैं।
जो तीनों पॉइंट को तीनों लाइन्स इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हैं एक कॉमन रेफरेंस फ्रेम की तरह और हम इसके बेसिस पे केवल और केवल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। हम टाइप ऑफ मोशन कभी भी इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप टाइप ऑफ मोशन डिफाइन करने जा रहे हैं, डेफिनिटली आप गलत काम कर रहे हैं। टाइप ऑफ मोशन इससे डिफाइन नहीं होगा। टाइप ऑफ मोशन हम केवल और केवल ग्राफ को देख के या इसको जो ये बना है कर्व है, इसको देख के बता सकते हैं, ठीक है? अगर कर्व ऐसे बना है, ये डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। ये कर्व ऐसे बना है, तो ये डेफिनेटली एक रेक्टिलिनियर सॉरी मोशन इन प्लेन है और अगर प्लेन से बाहर जा रहा है, तो ये 3D मोशन होगा। समझ में आया? आया कि नहीं है? तो आज मैंने जो बात की है, बहुत डिटेल में मैंने समझाया कि ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ठीक है? आज के लेक्चर में मैं इतना ही रहने देता हूँ और इसको बहुत अच्छे से देख लेना, डिफाइन कर लेना। फिर अगले लेक्चर में हम वापस से डिफाइन करेंगे मोशन को और रेस्ट को, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एरोमेटिक यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। हम आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे-अच्छे लेक्चर्स और कुछ पीवाईक्यूज़ लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी, ठीक है? धन्यवाद।